अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से रऊफ क्लास्टर साहब। नाजरीन, कल पूरे मुल्क में दुनिया टीवी की 5वीं सालगिरह पर केक काटे गए, जश्न मनाए गए कि दुनिया टीवी का 5 साला सफर अपनी कामयाबी, अच्छे प्रोग्राम्स, गैर जानिबदाराना रवैये, बेलाग तबसरों और तज्जियों की वजह से खुशगवार रहा और हमेशा हकायक और सच पर मबनी खबर ही अपने नाजरीन तक पहुंचाई है। कल वज़ीर आला पंजाब दुनिया टीवी के हेड ऑफिस में तशरीफ लाए और दुनिया न्यूज़ के चेयरमैन मियां आमिर महमूद के हमरा केक काटा और मुबारकबाद दी और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने कुछ ऐलानात भी किए कि पंजाब रोजगार बैंक कायम करके नौजवानों को बिला सूद छोटे कर्जे दिए जाएंगे और जो मुनाफाखोर हैं, जखीरा अंदोज हैं, जल्द जेलों में होंगे। हम भी आज कुछ बात करेंगे कि आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आखिर किरदार क्या है। आप भी स्पेशली आज हमें हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए और बताइए कि आपका 5 साल सफर दुनिया टीवी के साथ कैसे रहा, कैसे आप हर लम्हा बाखबर रहे और कैसे दुनिया टीवी ने आपकी रहनुमाई की। आज इस पर बात करेंगे। साथ ही हम इस पर बात करेंगे कि आज 2 दिसंबर है और आज 2 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद को पेश करने का हुक्म दिया था और अब इत्तलात हैं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मजीद मोहलत लेने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से आज बाकायदा दरखास्त भी दायर की जाएगी। 35 लापता अफराद का मामला अगर हल तलब है तो क्यों इसमें पेशरफ नहीं हो रही और क्या हुकूमत को 11 दिसंबर का इंतजार है जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी रिटायर हो रहे हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही कुछ और अहम खबरें भी रोजाना की तरह आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासा साहब और काजी साहब। जी काजी साहब। शाजिया, आगाज़ में कुछ मैशत की बात करेंगे क्योंकि खासी ज़बूं हाली है, रुपया गिर रहा है और उसके अलावा ये भी है कि वसूलियों का बुरान है और कैसे और कुछ और रिपोर्ट्स हैं जो एक कमीशन है उस पर स्मगलिंग पे और इस पे एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन पे उसके कुछ फिगर शेयर करेंगे। कैसे निकलेंगे हम इससे और कितनी देर तक ये जो सिचुएशन है जो ज़बूहाली की है और रुपया ख़ास तौर पर रुक नहीं पा रहा, गिरावट उसकी रुक नहीं रही, तो ये हमें कहाँ तक ले जाएगी और कहाँ तक हम सस्टेन कर सकेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कुछ MQM की, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल के बारे में उनके जो अपने सोर्सेज हैं पार्टी के, पता चला है कि उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया था मगर अब एक रिकन्सिलिएटरी किस्म की एक स्टेटमेंट भी आई है। वो बाहर हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं और अनीस कायम खानी भी जा चुके हैं। इसका थोड़ा जिक्र करेंगे। और एक खबर हमने आपसे शेयर की थी, आपको याद होगा, ये जो कतर में 2022 में हो रहा है वर्ल्ड कप, जिसके बारे में बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, कैसे वर्कर्स मर रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ जो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन है उसका एक 11 रुकनी वफद गया, तो उसने कहा कि उसी तरीके से वर्कर्स जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और तकरीबन 2022 तक 4000 वर्कर तल्फ हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे अगर इसी कंडीशन में रहे। तो ये क्या है और किस तरह आंखें बंद की हैं इस दुनिया ने, और ये जो वेस्ट जो है इस तरह से एक क्लास वार लगता है जो लोगों के खिलाफ जारी है, इस पे बात करेंगे। ठीक है जी। क्लासा साहब, आप क्या शेयर करेंगे? जी शाजिया, आज 2 स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो आज यहाँ सेनेट का इजलास हो रहा है। सेनेट के इजलास में एक बड़ा एक इंतहाई अहम बिल पेश किया जा रहा है जो हो सकता है पाकिस्तान के बहुत सारे ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पसंद नहीं आएगा। ये बिल जो है जो मेरे पास है, जिसकी एडवांस मैंने कहीं से कापी अपने सोर्सेज से निकलवाई है और आज यहाँ पे पेश होना है, ये सेनेटर इलियास अहमद बिलोर ने पेश किया है और उसमें एक उन्होंने क्लाज ऐड करने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 है इसमें शिक ऐड की जाए। वो शिक क्या है जिससे बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो उससे मुतासर होंगे। वो क्यों चाहते हैं कि ग्रेड 20 के बाद बहुत सारे अफसरान हैं उनको तरक्की ना दी जाए। इसके कंटेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं और मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड हैं, तो ये आपके साथ शेयर करेंगे कि क्यों इलियास बिलोर चाहते हैं कि ग्रेड 20 के बाद कुछ अफसरान को तरक्की ना दी जाए, क्यों ना दी जाए। एक तो ये है और दूसरा एक यहाँ पे इन कैमरा इजलास हुआ था जिसमें सहाफ़ियों को बैठने की इजाज़त नहीं दी गई थी और इस इजलास को ब्रीफ किया था यहाँ पे सरताज अजीज़ साहब ने और फ़ॉरेन ऑफिस के लोगों ने। एक तो हमने आपको पिछले दिनों कंट्रोवर्सी आई थी सरताज अजीज़ साहब के ड्रोन अटैक के हवाले से, ये मैं उस इजलास की नहीं बात कर रहा। इससे पहले एक और इजलास हुआ था, इन कैमरा था, उसको क्लोज डोर रखा गया था, उसमें इनसाइड बहुत कुछ कहा गया अफगानिस्तान के हवाले से। वो कुछ डिटेल्स मैं निकलवा के लाया हूँ कि क्यों कुछ सेनेटर्स का ये कहना है कि जब यहाँ से अफगानिस्तान से अमेरिकन फ़ौजें जाएंगी तो पाकिस्तान में जो 35 लाख के करीब यहाँ अफगान महाजरीन हैं, क्या वो एक नई सिविल वार शुरू कर सकते हैं। इस पे बहस की गई उस इजलास में। उसको आप डिटेल बताएंगे कि पाकिस्तानी तालिबान को तो आप डील कर ही रहे हैं, तो 2014 के बाद एक नई थ्रेट सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो अफगान तालिबान हैं, सारी जो अफगान महाजरीन हैं, वो कितनी बड़ी यहाँ पे थ्रेट बन चुके। उस ब्रीफिंग की कुछ इनसाइड स्टोरी आपको सुनाएंगे। ठीक है, मुझे प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। दुनिया टीवी का जो 5 साल सफर मुकम्मल हुआ है ये कैसा रहा, इस पर एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मीडिया रियासत का अहम सतून होता है जो लोगों तक रसाई का मालूमात की रसाई का बहुत अहम जरिया होता है। साहब, दुनिया टीवी का 5 साला सफ़र इस कामयाबी की तरफ निशानदेही करता है कि कितनी कामयाबी से हमने ये सफ़र गुजारा और कि 5 सालों में कितना गैर जानिबदार रहे हक़ाइक़ पर और सच पर कोई जो मीडिया है, अखबार है, या उसकी जो सबसे बड़ा एसेट होता है उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। और अगर रीडर हो या देखने वाला हो, उनको ये हम बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं जब कि जी हम आप के लिए हैं यहाँ मौजूद, हमारा काम एक वॉच डॉग का है, हम आपके राइट्स के जहाँ वायलेशन किया, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। और अजीज साहब ने सवाल भी बड़े अच्छे किए और उन्होंने कहा कि जी, और वो कह रहे थे जी कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जेल में और लेके जाएंगे। मगर बात यह है कि यकीनन करें, हम बड़ी उसके में उसका साथ उनको अप्रिशिएट करते हैं वो जो कह रहे हैं। मगर ये उनका दूसरा टेन्योर है एज अ सीएम यहाँ पे। और अब कल फिर एक बार उन्होंने थाना कल्चर तब्दील करने की भी बात सेंटर में तो आ चुके, फिर पिछली गवर्नमेंट में तो वो सेंटर में नहीं थे लेकिन पंजाब में थे। तो अब ये कब होगा ये है। लेकिन क्योंकि मैं ये समझता हूँ जब हम अपनी स्टोरी पे भी आएंगे, ये ना अब ये जिस तरह हमने मार्केट फोर्सेस को अनलीश कर दिया है, जिस तरह प्रो रिच फ्रेंडली हो गया है सारा, या रिच फ्रेंडली हो गया है सारा ये जो सिस्टम, उसमें आप आवाम को कैसे रिलीफ देंगे। और उसके बाद जिस तरह इकानमी है, जब इकानमी में इस तरह से गिरावट आ रही हो तो फिर छोटे तबकों पर और बोझ बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारी बातें सीएम साहब ने कल हमारी सालगिरह पे कहीं, अब देखें वो कब इस पे अमल करते हैं। क्लासा साहब, आपको भी मुबारकबाद 5 साल सफर मुकम्मल करने पर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार क्या है आज हमारे मुआशरे में? शाहजा जो अहम काम हुआ है, मेरा ख्याल है शायद उस पर हमने गौर नहीं किया। ये ब्रॉडकास्टिंग मीडिया ने जो पाकिस्तान में बड़ा काम किया है, जो गैप था, एक वो लोग थे जिनके पास इंफॉर्मेशन थी और एक वो तबका था जो बड़ी तादाद में था जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, जिस वजह से जैसे अभी काजी साहब कह रहे थे कि वो तो प्रो रिच होने की एक मेन रीज़न भी ये थी कि जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो ताकत है, उस ताकत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो इस मुल्क के 70% लोग थे वो ना अखबार पढ़ सकते थे, न वो अखबार ख़रीदने की ताकत रखते थे, ना उन तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी क्योंकि मोस्टली अनपढ़ वहाँ पे लौट रहती थी। केबल टीवी ने या ये ब्रॉडकास्टिंग मीडिया ने इस गैप को फिल कर देगा। जो इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन या डिबेट या जो भी चीज़ें ना सिर्फ दुनिया में हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही हैं, जितना हम शहर में बैठे हुए लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वही सेम जो है वो आपके उसमें जा रही है, आपके देहाती इलाकों में जा रही है, जिसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आज मैं जब अपने गाँव जाता हूँ, बहुत सारे जो आप कैसे अनपढ़ लोग नहीं है लेकिन वो क्वालिटी डिस्कशन करते हैं, पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ हैं, दुनिया के हालात से वाकिफ़ हैं। ये वो मैं सबसे बड़ी इसको सक्सेस समझता हूँ। बाकी चीज़ें छोड़ दें कि शऊर पैदा किया इन्होंने यहाँ पे शहरों में, तो ये किया, बला बला लंबियाँ कहानियाँ वो सारी। असल जो इसका काम है कि इसने अनपढ़ लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है। गैप था उसको फिल किया है कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है कि आप पहले अखबार पढ़ें, आपकी बैंक कैपेसिटी है 12 रुपए का न्यूज़पेपर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, आपके देहातों तक अखबार बेचा जाता है, पहुंचता है नहीं पहुंचता। ये सबसे बड़ी ताकत है मैं समझता हूँ जो इसका रोल है, जो आने वाले दिनों में आप इसको मजीद देखेंगे कि ये आगे जाएगा। ये एक शाहजा मैं कमेंट करना चाह रहा था जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि थाना कल्चर चेंज करने की जरूरत है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, जो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, उन्हें भी पता है। बातें बहुत करते हैं मेरी तरह, जैसे मैं बैठ के बहुत सारे यहाँ पे वाज कर लेता हूँ, भाषण दे देता हूँ कि ये जिस दिन ये अपने MNAs, MPs और अपने वजीरों की सिफारिश से हट के इन्होंने DPO लगाना शुरू कर दिए मेरिट पे, उस दिन थाना कल्चर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये नहीं करेंगे, ये इनको सूट नहीं करता। ये आपके मेरे सामने लिप सर्विस करते हैं, आके फेक करते हैं, ऐसे एक्टिंग होती है जैसे हम पता नहीं क्या करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा। इसके लिए कोई गिदड़ सिंह की नहीं जरूरत। अपने तमाम DPOs को इतना कह दें कि जनाब आप जो काम करना है मेरिट पे करें, हमारे MPs, MNA से जरा दूर रहें, तो मेरा ख्याल है थाना कल्चर विद इन आपका 1 मंथ ठीक हो जाएगा। सही। एक कॉलर है लाहौर से, सज्जाद। हेलो जी, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ दुनिया टीवी को अपनी 5 साल। और मैं समझता हूँ कि जो भी रोब साहब ने बात की ये बिल्कुल ठीक है कि आम बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं था उस तक ये टीवी पहुंचा है और दुनिया ने पहुंचने में बहुत यानी कि लोगों की अवेयरनेस में और लोगों को इल्म देने में, तालीम देने में और मालूमात देने में, खबर देने में जो अपना हिस्सा रखा है और जो हिस्सा पेश करता रहेगा उसके लिए भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अल्लाह ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसमें मैं एक बात क्लासा साहब की ऐड करना चाहता हूँ कि एक हम यहाँ इस प्रोग्राम में बात करते रहे, एक डिस्कनेक्ट की बात करते हैं। मतलब इस मुल्क के अगर इदारे हैं तो 80% लोगों से डिस्कनेक्टेड हैं, उनके लिए बनाए, उनके लिए गए हैं। अवाम जो है 80% जो है ना अखबार वहाँ पहुँच रहा था, ना वो बेचारे खरीद सकते थे, और हमें नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं। हाँ, यानी जो रूलिंग क्लास है उसका कोई ब्रिज नहीं था
उस तक जाने का। और अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई मुअस्सर नहीं शायद बना। मीडिया ने एक एफर्ट बड़ी की है जिसमें वो कामयाब भी हुआ है। तो वो जो लोग हैं, जो आम आदमी है, जो रियासत की छत्र छाया से नीचे निकल गया, ठीक है। इधर एक और खेल है कि जनाब टैक्स इवेजन हो रहा है, बाहर आपके असासे बन रहे हैं, मुल्क की दौलत दाएं बाएं हो रही है, और वो आदमी अपनी निजी मैशियत पे, मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक छोटा सा एक घर में एक किसी गांव में मोची बैठा है, तो वो अपनी छोटी सी मैशियत चला रहा है। इसी तरीके से छोटा सा किसान है, वो अपनी मैशियत चला रहा है। तो इनकी जो छोटे तबके की छोटी निजी छोटी छोटी मैशियतें हैं, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को सहारा दिया हुआ है। लेकिन रियासत क्या है, अगर वहाँ पटवारी है तो एक्सप्लॉयटेशन के लिए, अगर वहाँ थानेदार है तो एक्सप्लॉयटेशन के लिए। तो रियासत जो है, ये मीडिया अब ये रोल प्ले कर सकता है कि ये जो इदारे हैं ये इनकी मफाद के लिए हैं या आपके मफाद के लिए हैं। और ये मेरे ख्याल में एक और कॉलर है रावलपिंडी से, अब्दुल गफूर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी दुनिया टीवी को, और खास तौर पे आप लोग जो पुराने इसके साथ चल रहे हैं, आप लोगों की मेहनत से ये यहाँ तक पहुँचा है। मैंने एक सिर्फ छोटी सी गुजारिश करना थी। एक तो ये जो आप तो बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं इंडियन फिल्म्स को, जो उनके वो ट्रेलर भी चलते हैं और उनके वो करते हैं, क्या इस पे थोड़ा सा आप कर सकते हैं कि इस पे थोड़ा सा आप कंट्रोल करें, क्योंकि वो इंडियन फिल्म। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफूर आपका। क्लासा साहब, किसी दिन हम इस पर प्रोग्राम भी करने वाले हैं कि जो पाकिस्तानी मूवीज इंडियन सिनेमाज में, हमारे यहाँ सिनेमाज में नहीं दिखाई जाती, इंडियन सिनेमा जो है वो यहाँ पर राज कर रहा है। इसकी वजह क्या है, इस पर पूरा इंशाल्लाह एक दिन हम प्रोग्राम जरूर करेंगे। एक मैं इस पे एक जाते छोटा सा कमेंट, मुझे बाज़ दफ़ा इस चीज़ पे मुझे समझ नहीं आती कि हर चीज़ पे इतनी खौफजदा कौम दुनिया में कोई नहीं है जितनी पाकिस्तान के हम लोग हैं, हमारी सोसाइटी है। 20 से 25 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं। क्या वहाँ की लड़कियां जो हैं अब वहाँ पे 7 फेरे लेके शादियां करती हैं, या वहाँ पे जो मुसलमान है अपने जनाजे जो हैं वो शमशान घाट लेके जाते हैं कि हमारा कल्चर खतरे में पड़ जाता है। इनको किसने पता नहीं पाकिस्तानी कौम को कोई चीज आ जाए ये इंडियन क्यों होगी है भाई। आप कंपटीशन में सर्वाइव करते हैं। अभी ये देख लें, उन्होंने बैन करवा दिया कि फिल्में नहीं दिखाई जा सकती, तबाह करके रख दिया इन्होंने पूरा। इन्होंने फिल्मी कल्चर 20 काबिल करें कि आपकी फिल्में जो है आपके सिनेमा में चलाई जा सके। इनकी मुनाफली थी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की। 30 साल बाद इन्होंने गुज्जर बदमाश, गुज्जर का खड़ाक, इस तरह की फिल्में बना तबाह कर दी। आप कुछ कंपटीशन मार्केट में उस पर करेंगे। मैं सिंपल एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूं अपने ऑनरेबल कॉलर को, खुदा के लिए खौफ से निकलें। हमारा कल्चर तबाह हो जाएगा, हमारी सोसाइटी तबाह है। उन 25 करोड़ मुसलमानों को भी देख लें, उनका कल्चर नहीं तबाह हुआ। वो मुसलमान भी हैं, वो इंडियन सोसाइटी का they are very much part of it, even then उन्होंने अपनी इस्लामिक वैल्यूज, अपनी कल्चर वैल्यूज मेंटेन रखी हुई हैं। आपको कोई खतरा नहीं, इस चीज ना खौफजदा हुआ करें। जिनके पास सरप्लस सरमाया, जो फिल्म के लिए पैसे स्टूडियो में लेके जाते हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो ब्लैक मनी वहां जाएगी तो यही गंद पड़ेगा। तो ये सारा आप इनके किया तो जरा तो है जो लेने दें। कैसा नाज़िम, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 35 लापता अफराद केस का मामला कल इतवार को एफसी बलूचिस्तान के आला हुकाम को पुलिस के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया था, जो कि पेश नहीं हुए। और अब इत्तलात हैं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मजीद मोहलत मांगने का फैसला किया है। क्लासा साहब, लगता है कि हुकूमत को अब सिर्फ 11 दिसंबर का इंतजार है। बिल्कुल, ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं ये यूज़ किए जा रहे हैं, और इसमें सीरियसनेस नज़र नहीं आती। मसला जो बात चीफ जस्टिस साहब ने भी एक दो दफ़ा प्रोसीडिंग में पहले की थी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मुझे तो इन हुकूमतों में और पिछली हुकूमतों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें थी कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज आएगी, इसके लीडर्स से बड़ी तकरीरें करते थे, टॉक शोज़ में लड़ पड़ते थे, अदलिया के लिए अपनी कुर्बानियाँ और उसका स्टेटस बुलंद करने के लिए बड़े बड़े दावे होते। तो चीफ जस्टिस साहब समझ बैठे थे हम सब की तरह कि शायद ये जो आएंगे शरीफ लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, ये आएंगे तो अदलिया की भी यहाँ पे एहतराम बढ़ेगा, ये उनकी तौहीन भी नहीं करेंगे, उनको डिफाई भी नहीं करेंगे। तो चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ गया बल्दियाती इलेक्शन पे, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा जी आपकी हुकूमत से तो वो हुकूमतें बेहतर थी, पिछली भी बेहतर थी, और उससे ज्यादा जना मुशर्रफ और अमरीत का दौर बेहतर की हुकूमतें बेहतर थी, ये उन्होंने बाकायदा कहा हुआ है। सो उससे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब को बड़ी उम्मीदें थी नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, इमरान खान आसिफ साहब से। खान आसिफ साहब तो आपको पता है बहुत बड़े
इनके फायरी स्पीकर रहे हैं। और आप मुझे हैरान ही होते, बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ जब ख्वाजा साहब जाते हैं। इनकी मैंने बड़ी तकरीरें 12 साल 14 साल प्राइवेट मीटिंग में सुनी हुई है, पर्सनल हमारी गुफ्तगू में सुनी है, पार्लियामेंट में या टीवी पे, और ऐसे ऐसे दावे किए हुए हैं। और बेचारों को जो ब्रीफ है वही इंटेलिजेंस एजेंसीज जिनके खिलाफ ये तकरीरें करते थे आज वही पकड़ा देते हैं और मसूफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर होते हैं। ये लेवल है हमारी लीडरशिप का कि जब पावर से बाहर होते हैं इनकी गुफ्तगू सुने, जब पावर में आते हैं जब आप बिल्कुल वही कुछ करते हैं जो इनको इंटेलिजेंस एजेंसी का एक हवालदार इनको बताते हैं कि ये जाके आपने कोर्ट में बताना। देखें 11 दिसंबर के बाद भी एक चीफ जस्टिस होंगे और अब तक जो हम उनका रिकॉर्ड देखते रहे हैं और जिस तरह पीसीओ पे उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था, मैं समझता हूं कि वी हैव एवरी रीजन टू बिलीव कि वो एक बड़े बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं और ये इशू रहेगा। और रही आपकी बात ये है कि सीरियसनेस को छोड़ें, जान है या नहीं है, दम है या नहीं है। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज सर, मेरा ये नुक्ता नजर है कि ये जो रूलिंग एलीट है ये अपने कामों में और अपने काम निजी कारोबार हो गए और इस तरह की जो सारी कहानियां, ये अब सियासत जो है वो एक बिल्कुल ना कवर अप बन के रह गया है। हाँ, अगर सियासतदान हो तो वो टकराते हैं, वो भी कहते हैं भाई मैं हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क का, इस मुल्क में जो कानून की जो अमलदारी है उसको देखना मेरी जिम्मेदारी है। तो सीरियसनेस की बात नहीं है। एक तो मेरे ख्याल में एबिलिटी का भी मसला होगा, फिर जो है स्टेट में जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं और जिस तरीके से हमारी तारीख चलती रही है मार्शल लॉ में और फिर इसके दरमियान घूमती रही है, तो मेरे ख्याल में सीरियसनेस नहीं है। हाँ, पॉइंट स्कोरिंग होती थी, हम देखते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे फायरी स्पीकर हैं और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह, मगर अब जो आते हैं तो लगता है जैसे कुछ वजाहतें सी कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कुछ डिफेंसिव से हो गए, कुछ नाइस किस्म की गुफ्तगू शुरू हो गई है। उस वक्त ट्रक्युलेंस ज्यादा थी, एरेशन ज्यादा था। तो मेरे ख्याल में ये एक तरीका कार है। अब पीपल्स पार्टी वाले जैसे उठ के बोलते हैं जनाब ये हो गया और वो हो गया, और जब कल वो सरकार में थे तो आप देखते रहे तो वो क्या बोलते थे। तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं गाइस साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। क्लास साहब, मैं एक मेन जो इशू है मैं सोच रहा था आज क्या बात की जाए, तो ये बात मैं आज करना चाहूँगा कि एक तो जो मईशत का मामला है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें शुरू में कुछ हमें ये थे एलूजन थे गालबन कि ये जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ही हफीज़ शेख साहब को दे दी थी मईशत और अल्लाह के रहम करम पे छोड़ दी थी। वैसे तो हर चीज़ अल्लाह के रहम करम पे, मगर अमली तौर पर खुद कुछ नहीं करते थे। तो ये हिलजुल तो बहुत कर रहे हैं, दौड़ भाग भी बहुत है, बड़े जो है ना एमनेस्टी स्कीम भी आई है, मगर जो मामलात हैं वो ये हैं कि मिसाल के तौर पे जो सबसे अहम मामला है रेवेन्यू के इकट्ठा करने का, उसके बारे में जितने भी ऐड किए गए थे, वादे किए गए थे, उसमें पहले एक स्कीम बनी जी 3 मिलियन लोगों को टैक्स नेट में लेके आएंगे, फिर एक और स्कीम जो ये बनाई गई कि अभी कल परसों की बात है कि जी हम पॉश आबादियों में जाके तो कैमरे लेके जाएंगे किसके पास गाड़ी है, किसके अखराजात जो हैं वो ज़्यादा और टैक्स नहीं दे रहा, फिर वो भी खामोशी उतारी होगी। अब जो है और लोग कह रहे हैं अच्छा भाई आप पैसे नहीं करते तो डबल टैक्सेशन ट्रीटी जो है इसका स्विट्जरलैंड का, तो वहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पड़े हुए हैं। एक और उनका है एक्ट ऑफ इलिसिट एसेट्स, रिटर्न ऑफ इलिसिट एसेट्स एक्ट जो अमेरिका ने करवाया था। भाई पैसे नहीं होंगे कलाथरा साहब तो ये रियासत चलेगी कैसे, और ये मामलात हैं। फिर इसके अलावा मैं आपको कुछ फिगर देना चाहता हूँ जो कि कमीशन ऑन स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन वालों ने दी है। वो ये बता रहे हैं कि 79 बिलियन रुपीज़ जो है सिर्फ जो हम हेर फेर करते हैं इंपोर्ट्स में उसमें टैक्स में जाता है। 1 ट्रिलियन रुपया, 1000 अरब रुपया हम टैक्सों की, ये एफबीआर की अपनी एक है फिगर के जनाब हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे। और ये जो फिगर देखिए इसकी इसी कमीशन की फिगर है कि 5 से 10 अरब डॉलर की स्मगलिंग होती है इस मुल्क में। ये है सारा मामला। और रियासत कैसे चलेगी, डेफिसिट में है, हमारी जो इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो है नहीं, तो ये सिलसिला कैसे चलेगा, क्योंकि फिर कल यही बातें जो है वो सियासत में ढलेंगी अगर इतनी तेजी से लोगों को हम अगर हम ये मैशत को, अब ये जो इनके टैक्स की एमनेस्टी दी है इन्होंने 2.5 करोड़ पे, इसमें कोई आएगा या नहीं आएगा, अभी तक तो पहले कोई नहीं आया। और हम देखते रहे कि काला धन या स्टॉक में जाता है या जो है वो हेरोइन के कारोबार में जाता है या प्रॉपर्टी के कारोबार में जाता है, इंडस्ट्री नहीं लगती। कमेंट करेंगे आप? मुझे ब्रेक लेने दें। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासेस साहब आपकी तरफ आती हूँ। अभी आपने जो डिस्कस किया कि सेनेट में आज एक जो बिल पास होने वाला है उससे तो ये लगता है कि ग्रेड 20 के जो अफसरान हैं जो तरक्की पाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ पाकिस्तानी बन के रहें। ब्यूरोक्रेसी पर भी ये सख्ती होने लगी अब।
ये बिल पास नहीं होना शाहजिया, बिल पेश होना है। जी हाँ, पेश होना है पाकिस्तान में। और जो उसका 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 वो है जो पहला उसका आप कह सकते हैं तीसरा इसका यहाँ पे एजेंडा आइटम है जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें जो सेनेटर इलियास अहमद बिलोर साहब हैं, वो एक सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में फर्दर अमेंडमेंट का बिल पेश करने वाले। उस बिल की जो उसका मकसद है या उसकी जो ज़रूरत पेश क्यों हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये समझते हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस पे तो ये कदगन है कि वो या अगर कोई दोहरी कोई ये शरीयत रखता है, दो मुल्कों का शहरी है, पाकिस्तान का भी है और दूसरे किसी और मुल्क का भी है, तो उस पर तो शर्त लाजिम है कि वो फिर या मेंबरशिप छोड़ दे या उस मुल्क की शरीयत छोड़ दे। तो वो ये कहते हैं कि ये जो क्लास है उन पे अप्लाई नहीं करती, सिविल सर्वेंट्स पे, वो भी तो एक ज़्यादा अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं, सेंसिटिव ओहदों पे बैठे हुए हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो उन्होंने उसका इलियास बिलोर साहब के बिल का उन्होंने जो लिख के दिया साथ में कि ये बिल मैं क्यों पेश करना चाहता हूँ कि वो तमाम अफसरान पाकिस्तानी सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो ग्रेड 20 तक पहुँचेंगे उसके बाद उनको फर्दर उनकी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए जब तक वो दूसरे मुल्क की जो शरीयत उसको छोड़ दें। ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये क्यों कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सीनियर सिविल ब्यूरोक्रेसी के मफादात मुल्क से वाबस्ता होने चाहिए जिसमें इन्हें इख्तियारात, मरात और एतमाद वाले ओहदे हासिल हों। ये बात मुशाहिदे में आई है कि ऐसे सीनियर ब्यूरोक्रेट जिनके पास दोहरी शरीयत की हैसियत होती है आम तौर पर गैर मुमालिक के मफादात का ख्याल रखते हैं और अपने पैदाइशी मुल्क के मफादात को ख़तरे में डालते हैं, और जिस लम्हे वो रिटायर हो जाते हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है, और जिस लम्हे वो रिटायर हो जाते हैं वो एहतसाब से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि सीनियर सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो ग्रेड 20 पर तैनात हैं और उसके बाद उनको प्रमोशन मिलनी है की वफादारी को दस्तूर के आर्टिकल 5 की रोशनी में देखा जाए। मतलब ये है कि अगर उन्होंने ग्रेड 20 के बाद प्रमोशन लेनी है, उन्होंने सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी लगना है, एडिशनल सेक्रेटरी लगना है ग्रेड 21 में, या सेक्रेटरी लगना है 22 में, तो बड़ा ज़रूरी है कि या वो पाकिस्तान के शहरी रहें या फिर अपना जो उन्होंने एक नया मुल्क अपना उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, दूसरा मुल्क उनका अपना घर है, तो वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। अब तक जो डिबेट हम सुनते थे वो तो थी कि पार्लियामेंटेरियंस पे ये कदम थी, अब पार्लियामेंटेरियंस ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है और बड़ा अच्छा स्टेप है। और जुडिशरी में बहुत सारे बैठे हुए हमारे लोग जिनकी डबल उनकी नेशनैलिटी है। ऐसे ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने 2-2, 3-3 नेशनैलिटीज रखी हुई हैं। सो ये बेसिकली उनके लिए बिल आ रहा है। तो यकीनन एक पॉजिटिव स्टेप कह सकते हैं इसको। नहीं है तो ये बड़ा मैं तो इसको समझता हूँ बिल्कुल। अगर आप इस मुल्क के शहरी हैं, आपने यहाँ से जी, ये तो बात आपकी ठीक है। मुझे तो एक ये भी लगता है कि दोहरी शहरियत इस मुल्क के अंदर भी है। आज तक मुझे बताएं ग्रेड 21 में था, 22 में था, 18वें में था, एक बिग फिश हमने नेट नहीं की। आज तक कितने इदारे हमारे, आप नैब के बारे में रोज बात करते रहते हैं, हम और बातें करते हैं। तो ये ना, अभी मैं आज पढ़ रहा था अमेरिका के बारे में नॉम चॉम्स्की लिखता है, जिसकी नई किताब आने वाली, उसका एक्सर्प्ट्स आ रहे थे। वो कहता है कि कुछ अरेस्टेबल है अमेरिका में और कुछ अनअरेस्टेबल है या नॉन अरेस्टेबल है, अनटचेबल्स हैं। तो ये पूरी दुनिया में एक मामला हो गया है। वो खास तौर पे इशारा कर रहा था जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं जिन्होंने पूरे निजाम को तलपट कर दिया, बर्बाद कर दिया, उनको हाथ कोई नहीं लगा सकता। यही हमारे यहाँ आलम है कि जो पावरफुल है, जो पैसे वाला है, उसे आप देख भी नहीं सकते। हाँ, कोई मोबाइल चोरी में हो तो उसे अंदर कर देंगे। कैसे आपकी खबर की तरफ आते हैं, जो स्टेडियम बनने तक कतर में। अच्छा क्लास साहब, ये देखें ये इनके डबल स्टैंडर्ड देखें कि ये जो एक इंटरनेशनल है जो फेडरेशन मजदूरों की, उसका ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन वाले 11 मेंबर का जो है वो गया और उन्होंने देखा कि वहाँ जो हमारे साउथ एशिया के वर्कर्स हैं, नेपाल के, इंडिया के, पाकिस्तान के, ये कितनी सब ह्यूमन लेवल पे रहते हैं। 50 सेंटीग्रेड पर जो है 50 दर्जे सेंटीग्रेड पर काम हो रहा है और पीने के लिए पानी नहीं है। यानी मुझे समझ नहीं आती कि ये किस किस्म के लोग हैं। और यहाँ पे वो उन्होंने कंफर्म किया, ये हमने स्टोरी पहले की थी कि 4000 मजदूर तल्फ हो जाएंगे, मारे जाएंगे, मर जाएंगे। और रोजाना जिस तरह नेपाल से ज्यादा वर्कर्स हैं, तो रोजाना वहाँ कहते हैं कि एयरपोर्ट पे एक लाश उतर रही होती है वहाँ से, जो कि कतर से आ रही होती है। तो दुनिया की आंखें बंद हैं। और हम फुटबॉल देखेंगे, उसके ऊपर बड़ा शो होगा, बहुत बड़े रंगारंग जो हैं वो फेस्टिविटीज होंगी, और वो क्या होती हैं जो आतिशबाजी होगी, और उस आतिशबाजी के नीचे 4-5 हजार मजदूरों का खून होगा, और ये पता नहीं कौन देख पाएगा। मुझसे तो नहीं देखा जाएगा। आप क्या कहेंगे क्लास साहब? काजी साहब, इस पे आपकी मेरी कई दफ़ा पहले डिबेट हो चुकी है। हमने कौन सा पाकिस्तान को वर्कर्स राइट्स के हवाले से दुनिया में गोल्डन
और बड़ा इंतहाई इतना ज़बरदस्त मुल्क बना दिया कि आज हम जाएं और दुनिया से बात करें, देखें जी कि आपने वर्कर्स को ये सहूलतें नहीं, आपके वर्कर को सहूलतें मिली हुई हैं, यहाँ पे लेबर मिनिस्ट्री बनाई हुई है, आपके ILO के कितने सारे कन्वेंशन जो हम साइन कर देते हैं जी, दस्तखत करवा लें, कर देते हैं। वर्कर्स की हालत जितनी एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में होती है, भूल जाए कतर में क्या हो रहा है, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, वहाँ पे गद्दे घोड़ों की तरह क्या है, इनको वहाँ जलील करते हैं। अपने मुल्क का तो किसी वक्त हाल देख लें, हमारे रियासती इदारे हैं या हमारे गैर रियासती हैं, प्राइवेट सेक्टर, कभी हाल तो देखें इनका जाके। मैंने पहले आपको बता चुका हूँ 10 दफा, इस्लामाबाद की हालत देख लें, यहाँ पे उनको तय हो गया ना, टिप से हम तो तय हो गया कि हमारे यहाँ राइट नहीं है, वो मालिक ले लेते हैं, हमारे यहाँ राइट नहीं है, हमारे यहाँ। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं, हम इस पे भी लड़ते रहते हैं, मगर मैं ये स्टोरी इसलिए उठा रहा हूं, हमारा अपने मुल्क में कौन से राइट्स हैं इनको सर? मैं ये उठा रहा हूं कि ये टार्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन जिनकी तरफ वी लुक अप देम टू एज हु चलो हम खुद कर लें काजी साहब, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो यहाँ नहीं दे रहे वो भी क्रिमिनल हैं, और वो बड़े क्रिमिनल हैं जिनके साए तले यहाँ की रूलिंग क्लास जिंदा है, जिनको ये वीजे देते हैं, जिनके 2 नंबर पैसे अपने अकाउंटों में रख के कारोबार करते हैं और हमें बताते हैं ये तुम्हारे हुक्मरान काजी साहब ये बड़ा आसान काम है। हम यहाँ भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, वहां भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं काजी साहब मैं 1 घंटा आप पे तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने गिरबान में मैं देखने के लिए तैयार हूँ, कतर पे फलां पे एटलीस्ट किसी ने उठाया तो है ना ये मामला वहां पे। चले कुछ लोग हैं जो आप ये फिगर पेश कर रहे हैं, यहाँ उठाते हैं, यहाँ पे आपको याद हो KFC के सामने, यहाँ KFC के सामने धरने दिए गए थे कि बंद कर दो, उनके सामने धरने नहीं देते जहां पे वो 1 टक्का पाकिस्तान के मजदूरों को नहीं देते। टिप में से हम जाते हैं, हम जूस पिए, चाट खाएं, जो हम टिप देते हैं उसमें से उल्टा मालिक पैसे ले लेते हैं। अगर पाकिस्तान में मजदूर का इस्तेसाल हो रहा है तो कतर में इजाजत दे दें। मैं ये कह रहा हूं कि वो भी गलत है और ये भी गलत है, और ये हमारे जो मेरा मकसद ये है कि जो आपके एलूजन्स हैं, जो आपके वेस्ट के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में कहने का मतलब है कि ये मामला उठाया गया ना, ये जराइम पेशा लोगों के बारे में हमारे जो एलूजन्स हैं उससे हम जान छुड़ा रहे हैं। कैसे पहुंचा है, कैसे पता चला है कि वहां पे कुछ लोग यहाँ भी उठाया जाता है, यहाँ भी दुनिया टीवी पे हम मामले उठाते हैं। वो गार्जियन में आया, गार्जियन अखबार में आया, लेफ्ट का पर्चा है, लेफ्ट का पर्चा है। मैं ये कहता हूँ कि जो आपकी रूलिंग क्लास इस बड़ी जराइम पेशा रूलिंग क्लास के साए तले पलती है, हमें उनका चेहरा, उनके चेहरे से नकाब उठा के दिखाना चाहिए। वर्ल्ड बैंक जो इन क्रिमिनल्स को भी हम इनके खिलाफ ही बात करते हैं, उनके खिलाफ भी, मगर हाँ एक टेंडेंसी है कि मगरब के जहाज से कुछ चीज उतर आए हम हाथ बांध लेते हैं, हालांकि जितना जुर्म है वो एमनेट कर रहा है वहां से। अब अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में होने वाले जराइम की चश्मपोशी करती है। इराक में क्या हुआ, सीरिया में क्या हो रहा है, बात की कभी उन्होंने? हाँ, सेल्फ कंडेमनेशन हम करेंगे, अपने लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे मगर उनको भी नहीं बख्शेंगे। आगे बढ़ते हैं क्लासा साहब, ये क्या खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि 30 लाख अब जो अफगान मुहाजिर, ये बड़ी इट्स टू इंपॉर्टेंट स्टोरी कि इसको हम 1-2 मिनट में इसको डिस्कस करें। वी विल टेक इट अप क्योंकि बहुत अहम स्टोरी है। इसके जो थोड़ा आप इसका टीजर दे दें, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, कल इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये एक अहम स्टोरी को आखिरी मेरा ख्याल 30 सेकंड में 40 सेकंड में डिस्कस करना, स्टोरी के साथ भी बाज़ दफा वो कहते हैं ना उसके साथ भी जाती हो रही होती है, हम कल इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, क्योंकि हम और इशू की तरफ ड्रैग कर जाते हैं, जो मेन स्टोरीज हमारी इस तरह की आती है जो पाकिस्तानी सोसाइटी को बिग थ्रेट्स आ रही होती हैं, वो मेरा ख्याल इग्नोर हो जाती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पे कंप्रीहेंसिव बात करें कि जो ब्रीफिंग दी गई है यहाँ पे एक कमेटी को दी है और बड़ी इन कैमरा ब्रीफिंग थी, उसमें बड़ी इन्होंने तफसील से और इसमें खासी अहम चीज़ें बांग्लादेश पे गुफ्तगू की गई है, पाक अमेरिका तल्लुकात पे की गई है, इंडिया से रिलेटेड की गई है, इवन बैतुल मसूद जिसके लिए आंसू बहे जा रहे हैं, उसमें एक सरकारी इन्होंने क्या ऑफिशियल एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया था कि बैतुल मसूद को हकीमुल्लाह मसूद से रिलेटेड इंकशाफात किए गए। सरकारी लेवल पर तो चौधरी निसार अली खान साहब के आंसू रुकने में नहीं आते, उनके वजीर खारजा ने जाके हकीमुल्लाह मसूद के बारे में जो गुफ्तगू की है और जो इंकशाफात किए हैं कि मसूद को दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से कहाँ से सपोर्ट मिल रही थी वो शेयर करेंगे आपके साथ। और प्लस जो सबसे बड़ी बात है, इस पर कल हम आराम डिटेल से बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अफगान सदर कारजाई ने नवाज शरीफ साहब को क्या बातें की हैं, क्या सख्त इल्जामात उन्होंने नवाज शरीफ साहब को लगाए हैं। सो बहुत कुछ है इसका जो मेरे पास जो उनकी इनसाइड स्टोरी आई है, और अफगानिस्तान जो इनको कैसे टेक ऑन कर रहा है इस वक्त, कारजाई साहब का क्या फ्यूचर है। और इसके बाद लास्टली जो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कारजाई साहब इलेक्शन लड़ेंगे, अगला नया इलेक्शन लड़ेंगे, इसकी खबर मेरे पास मौजूद है, मैं आपसे शेयर करता जाऊँ कि कारजाई साहब 2014 का इलेक्शन नहीं लड़े, अपने छोटे भाई को इलेक्शन लड़ाएंगे। और बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं चाहूँगा इसको डिटेल के साथ अपने व्यूअर के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।